हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। शायद मैंने आप लोगों को इतना वेट नहीं करवाया होगा और ये स्टोरी लिखने में थोड़ा टाइम लगा है मुझे। और जैसे कि मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ, ये स्टोरी पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्टोरी के साथ कनेक्ट हो और इस स्टोरी को प्यार दिखाएं। आप लोगों की एक स्माइल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और मेरे स्टोरी के लिए प्यार, क्योंकि अगर कोई इंसान स्टोरी के साथ कनेक्ट नहीं होता है तो वो फील नहीं आता है। मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ सके। तो चलिए ये स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक हम लोगों ने सुना था उसके आगे लान सीचन और लान वांगजी इतना जल्दी वो दोनों बड़े हो गए। टाइम कितना जल्दी बीत रहा था, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को पता था तो उन दोनों को ही पता था। बड़े होते होते जिम्मेदारियाँ, लान सीचन उसके अंदर वो चीज़ तो थी पर सिंसियरिटी थी, पर उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारियाँ नहीं थी जितना लान वांगजी के ऊपर थी। वो हमेशा अपने पिता को पूछना चाहता था कि ऐसा क्यों, वो तो बड़ा बेटा है ना, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ क्यों नहीं है, उसके भाई के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों है। पर उसका पिता जो कुछ कहना नहीं चाहता था, और लान वांगजी जो कि हमेशा सब चीज़ करने के बाद जो उसका पिता कहता था वो करने के बाद, उसका ऑर्डर जो भी उसका पिता ऑर्डर करता था वो फुलफ़िल करने के बाद वो बस उसके कोर्टयार्ड में बैठता था और वो बस चांद को देखता था। हमेशा बचपन से वो चांद को ही सोचता है कि उसकी माँ वही है, वही हमेशा चांद की तरफ देख के कहता था, माँ पता है आज भी मैंने आपको याद किया, काश अगर आप होती तो मुझे प्यार, वो प्यार मिलता जो मेरा पिताजी मुझे नहीं दे पाया। काश मेरे पास आप होती तो आप गगा को भी देख पाती। वो कितने बड़े हो गए हैं, उनके कितने सारे दोस्त हैं, वो सब चीज़ में अच्छे हैं। आप गर्व करती, शायद आप मेरे ऊपर भी गर्व करती। माँ मैंने कभी भी पिता को कोई चीज़ में नाराज़ नहीं किया है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कभी भी पिता का बात नहीं मानता हूँ। हमेशा एक टाइम में भी वो जब मुझे कुछ भी बोलते हैं वो चीज़ आज्ञाकारी होके पूरा करता हूँ कि उनका नाम ना कहाँ कहीं भी बुरा हो। गुरुकुल जाता हूँ और जो मुझे शिक्षा मिलती है वो ही शिक्षा लेके आता हूँ। पर भाई मुझे बहुत प्यार करता है, पूरी आपकी तरह। भाई कहता था कि अगर आप होती तो आप भी भाई की तरह मुझे प्यार करती। भाई जब भी मैं दुख होता हूँ ना, भाई अभी भी आता है मेरे कक्ष में। हाँ, कक्ष अलग हो गया है पर वो आता है, मेरा ध्यान रखने के लिए आता है। और वो दाई माँ जो आपके बाद उन्होंने मेरा ध्यान रखा, वो हमेशा बोलती थी कि मैं क्वीन की तरह दिखता हूँ, बहुत खूबसूरत, आपकी आइज़ मेरी तरह है। वो हमेशा ये कहती है। क्या ये सच है माँ? वो अभी भी कहती है मैं अभी भी छोटा हूँ। क्या मैं अब भी छोटा हूँ माँ? और माँ, दाई माँ ये भी कहती है कि मैं एक अच्छा बेटा और एक अच्छा राजा बनने के लायक हूँ और मैं इतना योग्य हूँ एक अच्छा राजा बन सकूँ। पर माँ, मुझे इस राजा, ये गद्दी का कोई लोभ नहीं है। सारा हकदार तो मेरा भाई है, मेरा गगा, जो मुझसे इतना प्यार करता है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे तो चाहिए प्यार मेरे पिता से। क्या वो मुझे कभी मिलेगा? क्या वो मुझे कभी गले लगा के बोलेंगे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं? क्या ऐसा दिन आएगा माँ? क्या ऐसा दिन आएगा? पीछे से एक लेडी का आवाज़ आता है, कहाँ हो तुम?
देखो यहाँ बैठे हो, अभी तक कुछ नहीं खाना खाया। वांग जी दाई माँ की तरफ देखता और कहता है, आपको कैसे पता मैं भूखा हूँ? दाई माँ कहती है, मुझे पता है कब मेरा बच्चा भूखा है और कब नहीं। और फिर उठ जाता है और अपने कक्ष के अंदर चला जाता है। दूसरे दिन उसका भाई उसके कमरे में आता है और ठकठकाता है, लानवांग जी अंदर हो। भाई भाई अंदर हो क्या तुम? लानवांग जी पहले ही उठ गया था, वो अंदर खाना बना रहा था। वो दरवाज़ा धीरे से खोलता है आके। हाँ जी, आपने बुलाया? भाई अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो जाना चाहिए ना गुरुकुल में। आप इस टाइम? हाँ मैं नहीं गया। क्यों? उसका भी एक कारण है। लानवांग जी उसके भाई की तरफ देखता और कहता है, कारण है? क्या मुझे वो पता है? अरे भाई तो इतना हर बात पे सीरियस क्यों हो जाता है? लान सीचन कहता है उसके कंधे पे हाथ रख के, मेरा बात सुनो, तुम पहले यहाँ बैठो, इधर बैठो बिस्तर पे और मेरा बात सुनो। आज बताओ आज क्या है? लानवांग जी अपना चिन में हाथ रख के सोचता है और कहता है आज। फिर उसका आइस बिग हो जाता है। उसके भाई की तरफ देख के कहता है, जन्मदिन मुबारक हो भाई, आपको शुभकामनाएं। उसका भाई स्माइल करता है, कहता है आज मेरा जन्मदिन है तो मेरा लानवांग जी, मेरा छोटा सा प्यारा भाई मुझे क्या गिफ्ट देगा? लानवांग जी अपने कपड़े की तरफ देखता है जो थोड़ा सा मेसी था और फिर वो आसपास देखता है पर उसके पास तो अभी कुछ नहीं था। लान सीचन स्माइल करता है, कहता है भाई अभी कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे साथ है। गिफ्ट तो बाद में भी दे सकता है मुझे। वो थोड़ा सा स्माइल करता है। लानवांग जी फेस पे थोड़ा सा स्माइल आता है। लान सीचन कहता है, ठीक है तो अभी मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्त लोगों को भी निमंत्रित करना है, मैं जाता हूँ। हाँ, और मैं तेरे लिए नया कपड़ा लाऊंगा तो उसी को पहनना आज रात मेरा गुरुकुल के सारे दोस्त लोग आएंगे। तुझे पता है ना मैं जिन लोग के साथ घूमता हूँ, वैसे मुझे पता नहीं था वो लोग कौन से कबीले से आते हैं, तो इसलिए मैंने सबको ही बुला लिया। और भी कुछ लोगों को बुलाना बाकी है। वैसे मैंने पिताजी को बोला है पर पिताजी को कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने सबको बुला लिया। अब और भी कुछ लोग बाकी है, मैं बुला के आता हूँ। और उन लोग को खत भी तो भेजना है, तो मुझे भी बहुत सारा काम है। और हाँ, मैं तेरे लिए नया कपड़ा जोड़ी भेज रहा हूँ, वही रोब्स को पहनना आज रात। और मुझे भी तो शो ऑफ करना है क्योंकि मेरा भाई तो ऑलरेडी इतना खूबसूरत है। मुझे ऐसा शो ऑफ करना है कि मेरा भाई उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तू चमकना चाहिए, लाइक जैसे कि मेरा बर्थडे नहीं तेरा बर्थडे है। लानवांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। उसका भाई हमेशा उसके साथ ऐसे ही बातें कहता है। लानवांग जी चुप होता है और फिर जब वो देखता है उसका भाई निकल गया है, वो भी अपना काम करने के लिए निकल जाता है। फिर शाम हो रही थी और दूसरे कबीले से लोग आना शुरू हो गए थे। बहुत सारी लड़कियां, लड़के, क्योंकि गुरुकुल में किसी का असली आइडेंटिटी नहीं बताया जाता है। वो लोग कहाँ से आए हैं, कौन से कबीले से आते हैं या फिर कौन से क्लान से आते हैं या फिर कोई प्रिंस है या प्रिंसेस है, क्योंकि उस गुरुकुल में सबको एक ही समान देखा जाता है। इसलिए तो लान सीचन ने सभी को इनवाइट कर लिया और सभी खुश मजाक से आ रहे थे। और कुछ लड़कियां जो कि लान सीचन की उम्र की थी और उनको लानवांग जी को देखना था, क्योंकि लानवांग जी ज़्यादातर उसके अलग क्लास होते थे, क्योंकि लानवांग जी तो उम्र में छोटा था तो इसलिए, और थोड़े अलग क्लास होते थे। और इसीलिए कुछ लड़कियां ज़्यादा ही उतावली हो रही थी लानवांग जी को देखने के लिए, क्योंकि दूसरे कबीले से लोग आ रहे थे और कुछ क्लैन के भी एल्डर्स, लीडर आ रहे थे। तो इसीलिए किंग ने सभा में डांसर्स को बुलाया था जो कि बीच में डांस करेंगी।
पूरा सभा बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो रहा था क्योंकि सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। एल्डर्स किंग से बात कर रहे थे, दूसरे कुल और प्लान के लीडर्स किंग से ही बात कर रहे थे। और वहीं पे जो लड़के और लड़कियां आए थे गुरुकुल से, वो लोग लान सीचैन के साथ बात किए जा रहे थे। और उन्हीं के कॉर्नर में, उन भीड़ के कॉर्नर में जहाँ पर खाना परोसा जा रहा था, वहीं पे लान वांगजी खड़ा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। वाइट रोब्स, वो कि बहुत ज़्यादा ही वाइट था, जैसे कि उसके क्लैन का रॉयल रोब्स है वही उसने पहना था, पर वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें ड्रैगन का सिंबल किया हुआ था उसमें, और भी कुछ कारीगरी की हुई थी। वो उसको देख के ऐसा ही लग रहा था कि खुद चांद उतर के आया है, और उनके दरबार में वो ही शाइन कर रहा था सब में से। पर वो सब में से अपने आप को छुपाना चाहता था क्योंकि उसको घुलना मिलना पसंद नहीं था। जितना उसका भाई घुलता मिलता था वो उतना घुलता मिलता नहीं था, क्योंकि उसके पिता का ही रूल्स था, दोस्त बनाओगे तो भटक जाओगे। इसीलिए वो दूसरे लड़की और लड़कों से दूर रहता था। वो एक छोटा सा प्लेट उठाता है क्योंकि वो थोड़ी ना किसी से बात कर रहा है। उस दरबार में फिर से वो लड़कियां जो मिडल में थी, डांसर्स, वो डांस करना स्टार्ट करती है। उन लोग के लचीले बदन हिल रहे थे। और तभी वांगजी थोड़ा थोड़ा स्नैक्स अपने छोटा सा प्लेट में ले रहा था। पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम्हें ये भी ट्राई करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट है। और वांगजी अपना सर घुमाता है तो देखता है पीछे एक लड़का जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। उसके लिप्स के नीचे मोल है। वो लानवांगजी की तरफ देख रहा है। वो लानवांगजी से बड़ा है, ऑब्वियसली उसका गगा का ही कोई दोस्त होगा। लानवांगजी कहता है, आप कौन? और तब वो लड़का कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई का बेस्ट फ्रेंड, पता है, बहुत क्लोज। लानवांगजी सर हिलाता है और फिर वो आगे बढ़ रहा था कि एक जगह देख के बैठ के खा सके। वो लड़का उसको फॉलो करता है और आके उसके पास बैठता है और कहता है, तुमने तो ये लिया ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। लानवांगजी उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, खाते वक्त बात नहीं करते हैं। वो लड़का कहता है, क्या कहा तुमने? बहुत आवाज़ें सुनाई नहीं दे रहा है। लानवांगजी कहता है, खाते वक्त बात नहीं करते हैं। वो लड़का कहता है, ये अब कौन सा है? ये तो मैंने कभी नहीं सुना खाते वक्त बात नहीं करते हैं। वैसे मेरे वहाँ नहीं होता है, मैं जहाँ रहता हूँ। खाते वक्त, सोते वक्त और या फिर बाथरूम जाने वक्त तुम कभी भी बात कर सकते हो। लानवांगजी उसकी तरफ देखता है और समझ जाता है कि ये लड़का उसके भाई से भी बिगड़ेल है। वो इस लड़के से बात करेगा तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। वो बस खा रहा था, खाने पे फोकस करता है। और वो लड़का अपना चॉपस्टिक उठाता है, एक चीज़ लानवांगजी के मुंह के पास लाता और कहता है, इसको खा के देखो, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। वांगजी जब देखता है उसके मुंह के पास एक चॉपस्टिक आया तो वो उस लड़के की तरफ देखता और कहता है, अपना चॉपस्टिक नीचे धीरे से रख के कहता है, मेरा पेट भर गया। और वो उठ जाता है। वो लड़का कहता है, अरे रुको, और फिर वो उठ जाता है। वो वांगजी का फॉलो कर रहा था। वांगजी अपना प्लेट को गार्बेज में फेंक के वो जब बैल्कनी के पास आता है तो देखता है वो लड़का भी आ रहा है। वांगजी घूमता और कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा पीछा छोड़ दो, जाओ अपने दोस्तों के पास जाओ, मेरे पीछे मत आओ, मुझे पसंद नहीं है। वो लड़का अपना मुंह बनाता और कहता है, ऐसा क्यों? तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या? तो तुम यहाँ क्यों अकेले हो? जाओ तुम भी अपने दोस्तों के पास जाओ, तुम अगर जाओगे तो मैं भी चला जाऊँगा। वांगजी अपना आंखें घुमाता है, उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वांगजी कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। वो लड़का का मुंह बन जाता है, कहता है, दोस्त नहीं है? हूँ ना मैं यहाँ, देखो देखो, हाय। वांगजी कहता है,
तुम मेरे दोस्त, तुम तो मेरे गगा के दोस्त हो। वो लड़का कहता है तो मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ ना। मेरा नाम, चलो रुको मैं मुझे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा नाम वी इंग है, और तुम्हारा नाम? वो लड़का का स्माइल पूरा बनी तीत शो हो रहा था। उसका टीथ, उसका फेस, उसका आइज़ जैसे कि डार्क में वो ही ज़्यादा शाइन कर रहा है जैसे कि स्टार की तरह। और वांग जी सुंदर होके भी दाग है उसके दिल पे बहुत सारे। वांग जी देखता है उसकी तरफ और कहता है तुम्हें तो मेरा नाम पता ही होगा। विंग कहता है हाँ पता है, सबको पता है। मुझे क्या, इस किंगडम के बाहर को भी सबको पता है। तुम्हारा नाम लान वांग जी है ना? वांग जी अपना सर हिलाता और कहता है पता ही है तो पूछ क्यों रहे हो। वो घूम के जाने ही वाला था। विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी उसकी तरफ देखता और कहता है मेरा हाथ छोड़ो। विंग छोड़ देता और कहता है अरे रे रुको, मैं तो तुम्हारा गगा की तरह हूँ है ना, पर गगा मत बोलना। वांग जी अपना मुंह बना लेता है और कहता है मेरा पीछा छोड़ो। वांग जी का हाथ स्लोली विंग पकड़ता है अगेन और कहता है आओ मेरे साथ। और वो वांग जी को सबके बीचों से पुश करके उस बीच में लेके चला जाता दरबार में जहाँ पर वो लड़कियाँ डांस कर रही थी। वांग जी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था कि वो इन सब के बीच में, अब सब लोग वांग जी की तरफ देखने लग गए थे क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड प्रिंस, वोसू का प्रिंस, वो डांसर्स के बीच में और डांसर्स सर्कल कर रही थी। विंग और वांग जी बीचों में थे और लड़कियाँ उनके अराउंड में डांस कर रही थी। विंग कहता है मुझे फॉलो करो, तो डांस करना आता ही होगा है ना? वांग जी कहता है मुझे नहीं आता। विंग कहता है कोशिश तो करो। वांग जी कहता है मुझसे नहीं होगा। विंग कहता है कोशिश नहीं करोगे तो कैसे समझ आएगा कि तुमसे होता है या नहीं होता है। विश्वास करो तुम कर पाओगे, मैं हूं ना। विंग का बात सुन के वांग जी उसकी आंखों में देखता है और फिर एक डीप ब्रेथ लेता है और विंग का स्टेप फॉलो करने लग जाता है, डांस मूव। बीच में वो दोनों बहुत ज़्यादा ही सुंदर डांस कर रहे थे, एक ही रिदम था। और फिर डांस करते करते वांग जी अचानक से एक डिफरेंट मूव कर लेता है जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और विंग उसका मूव देख के 2 स्टेप बैक चला जाता है, उन डांसर्स से भीड़ में चला जाता है। वांग जी को अकेले डांस करने देता है। वांग जी बहुत खूबसूरत से एक मूव करता है और वो डांस किया जा रहा था। डांसर्स भी चुप हो गई थी, बस वांग जी को देख रही थी, वो खूबसूरत सा चेहरा को देख रही थी। वांग जी इतना सुंदर डांस कर रहा था और उसके भाई को तो पता था वांग जी डांस, उसको तो कभी डांस आता ही नहीं था, ना कि वो कभी उस कक्ष में भी गया है जहाँ पर सिखाया जाता है डांस। वो तो कभी सीखा भी नहीं है, ना कि उसके पिता उसको सिखाने देते हैं, उसको बस मार्शल आर्ट और स्वॉर्ड प्रैक्टिस में उलझाए रखते हैं। तो वांग जी ने कब सीखा डांस? और इतना सुंदर, उसके तो टीचर भी इतना सुंदर नहीं डांस करते। लैन सीचन सोच रहा था, उसके भाई को देख रहा था और उन्हीं भीड़ में जहाँ पर सारे कुल प्रमुख और सारे ड्यूक और सारे मंत्री जब देख रहे थे वांग जी को और बहुत तारीफ कर रहे थे, उनके ही पीछे थ्रोन में एक पर्सन बैठा हुआ था, उसका मुट्ठी भींच रहा था। वो था किंग, उसके बेटे को देख रहा था जो कि फ्रीली बीच में डांस कर रहा था। वांग जी इतना सुंदर डांस उसका देख के लैन चिरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा भीजते हुए उठ जाता अपने थ्रोन से और वो सबका टेंशन तो वांग जी के ऊपर था और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। और वो चीज़ नोटिस करता है लैन सीचन, उसने नोटिस कर लिया था उसका पिता वांग जी को डांस करते हुए देखने के बाद वहाँ से निकल गया। और वांग जी ने भी नोटिस कर लिया था जब उसका पिता वहाँ से जा रहा था, वांग जी का तभी डांस रुक गया था। और जब वो उसका डांस रुका, सब ताली बजाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो इतना खूबसूरत जो लग रहा था। और वो धीरे से वांग जी अपने भाई के पास आता है क्योंकि उसको शर्म आ रही थी।
उसका भाई उसका तारीफ करते हुए नहीं रुक रहा था। कह रहा था तुम इतना खूबसूरत डांस कहाँ से सीख गया भाई, तू तो डांस क्लासेस भी नहीं जाता है। अगर ये मेरे लिए प्रेजेंट था तो ये सबसे बड़ा प्रेजेंट था मेरे लिए। वांग जी का कुछ शब्द ही नहीं था, वांग जी कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो बस कहता है मुझे पता नहीं, मैं बस। और फिर विंग उसके पास आता और कहता है तुम्हारा भाई तो छुपा रिस्तम निकला। हाँ, कभी कभार बोलो हम लोगों को भी टिप्स दे देना। विंग का बात सुन के लान सीचैन उसको एक कोहनी मारते कहते तुम भी ना मेरे भाई का टांग खींचना बंद करो विंग। और विंग लान वांग जी की तरफ झुक के कहते तो कहा था ना मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम ज़रूर कर पाओगे, मुझे तुम्हारे पर विश्वास है। वांग जी विंग की तरफ फाइनली देखता और कहता है शुक्रिया, अगर तुम मुझे नहीं ले जाते तो मुझे खुद ही नहीं पता चलता कि मैं भी इतना अच्छा कर पाता हूँ डांस। वांग जी के फेस पर भी जेन्युइन वाली स्माइल आई थी। और जब विंग के साथ वांग जी बात कर रहा था, उसका भाई बीच में धीरे धीरे पीछे से गायब हो जाता है। उसका पिता के रूम में जा रहा था क्योंकि उसका पिता उस सभा छोड़ के, उसका जन्मदिन छोड़ के वो कहीं चला गया था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तो अभी तुम बनोगे मेरे दोस्त। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है अभी तो मिले हैं, दोस्त बनने का दूर का बात है। विंग मुंह बनाता और कहता है एटीट्यूड। और तब वांग जी स्माइल करता है। सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है उसके पिता के कक्ष में। लैन कुरैन बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो चीज़ें तोड़ रहा था। उसका एक ही पोर्ट्रेट था उसकी बीवी का। वो देखता है और कहता है तुमसे ही सीखा है ना वो इतना सुंदर डांस करना। हाँ बेटा नहीं कलंक है। और वो तोड़ देता है चीज़ें। वो आवाज़ सुन के लैन सीचैन अंदर आता है, कहता है आपको क्या हो गया पिताजी, आप मेरा जन्मदिन छोड़ के यहाँ क्यों आ गए। लैन कुरैन उसकी तरफ देखता है, कहता है क्यों आ गया, मैं वहाँ दम घुट रहा था मेरा, इसलिए मैं यहाँ आ गया, मुझे नहीं रहना है वहाँ। जन्मदिन खाखर जन्मदिन है तुम्हारा, अपने भाई को बोल नहीं सकते थे तुम, देखा नहीं सबके सामने कैसे नाच रहा था उछल के। आपको दिक्कत क्या है मेरे भाई से, कभी भी तो आपने उसको माँ जैसा प्यार नहीं दिया, मैंने पाला है उसको, तो खाना कौन देता है, देखता हूँ ना मैं उसके लिए, उसको भी तो मैं शिक्षा करने के लिए भेजता हूँ ना पाठशाला। बस वही लांसी चंद कहता है, इतना ही होता है क्या पिता का धर्म निभाना। आपने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, वो हमेशा आपके लिए दर्द में रोता था मेरे पास कि पिताजी मुझे प्यार नहीं करते हैं। मैंने उसको उस छोटे से बच्चे को संभाला। आप ऐसे निर्दय कैसे हो सकते हैं, आपका भी तो बेटा है। अगर उसने नाचा, उसके अंदर इतना बड़ा टैलेंट है जो कि हमको नहीं पता था, और आप कह रहे हैं वो नाच रहा था, तो आपको उसका खुशियां बर्दाश्त नहीं होती है क्या। आप ये चीज को बोलते हैं आप उसके पिता है, यही होती है पिता का असली। लैन कुरैन उसके बेटे की तरफ देखकर कहते, इतने बड़े हो गए हो कि तुम मेरे साथ जबान लड़ाओगे, निकल जाओ यहाँ से आप अभी। लैन सीचैन को दुख लगता है कि उसका पिता उसके साथ उसके ऊपर चिल्लाया, जो कि पिता बचपन में उसके ऊपर चिल्लाया था, आज इतने सालों बाद उसके ऊपर चिल्लाया, वो भी उसके जन्मदिन के दिन, और वो भी किसके लिए, भाई के लिए। क्यों उसका पिता ऐसा क्यों था। वो बेटा दुखी मन से घूम के वहाँ से निकल जाता है उसके कक्ष, और लैन कुरैन अपना हाथ भींचते हुए रह जाता है।
उसको अभी भी गुस्सा आ रही थी। वो लैन वांग जी के कक्ष में पहले लैन सिचन जाता है भाई को देखने के लिए। वो भाई को छोड़ के आ गया था। वो सभा अभी भी चल रहा था और उसका भाई को वो ढूंढने के लिए पहले आता है। पर पता चलता है कि उसका भाई पहले उसके कमरे में जा चुका है। भाई के कमरे में पहुंचते ही वो देखता है भाई खिड़की की तरफ देख रहा है चांद को। बाहर नहीं गया है वांग जी कमरे के अंदर आ गया है और वो साधारण सा कपड़ा पहन के बस चांद की तरफ देखता है। लैन सिचन नोटिस करता है कि वांग जी भी रो रहा था, तो पहले वो अपने आंखों से आंसू पोंछता है, फिर वांग जी के पास जाता है, उसको पीछे से हक करता है। वांग जी पहले सोचता है कि कौन है, फिर जब देखता है उसका बड़ा भाई है, वो शांत हो जाता है। लैन सिचन उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, तुम रो रहे थे, पर क्यों रो रहे थे? हमें तो जश्न मनाना चाहिए, मेरा भाई इतना अच्छा डांस करता है। वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आती है, पर वांग जी चुप रहता है। वांग जी आसमान की तरफ देखता है, कहता है, भाई मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ ना, मैंने पिताजी को शर्मिंदा किया ना। फिर जब उसका बड़ा भाई सुनता है उसका पिता का बात आ रहा है, उसके चेहरे पे स्टिफनेस आ जाती है, पर तो भी वो अपने छोटे भाई की तरफ देखता है, कहता नहीं, तुमने नहीं किया, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा टैलेंट है भाई, तो दुखी किस बात की? ऊपर से मुझे तुमसे क्लास लेना चाहिए, तुम मुझे सिखाओगे? बोलो, तुम मुझे सिखाओगे? तुम्हारा इतना ज़्यादा अच्छा डांस, तुम मुझे डांस करना सिखाओगे वांग जी? वांग जी स्माइल करता कहता है, आप मुझसे क्यों सीखना चाहते हैं? आप तो ऑलरेडी सीख रहे हैं ना पाठशाला में, और ऑलरेडी गुरुकुल में आप सीख रहे हैं, जहाँ पर आपको शिक्षा दिया जाता है डांस का। लैन सिचन कहता है, वो बुढ़ा तो ठीक से करता भी नहीं है, पता है, मुझे तो लगता है मेरा भाई उससे अच्छा करता है। वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। स्माइल करते हुए वांग जी कहते हैं, आप मुझे इतना भी ऊपर मत उछालिए कि मैं कोई टीचर बनने के लायक हूँ। वांग जी की बात सुन के उसका भाई कहता है, ऐसा नहीं है, तुम सच में तुम विश्वास करो, वो जो शिक्षा हम लोग को देता है ना, उससे अच्छा तुमने आज डांस किया। तुमने देखा नहीं, सबका मुंह खुला रह गया था। मेरे जो दोस्त थे, मेरे पूरे गुरुकुल को इनवाइट किया था, सब तुम्हारे तारीफ कर रहे थे भाई। मैंने बोला था ना, अब तो देखना, मैं जहाँ पर भी जाऊँगा मैं बस बोलता रहूँगा, मेरा भाई इतना खूबसूरत नहीं, वो इतना डांस में भी अच्छा है, तुम ऐसे भी सब चीज़ में अच्छे थे। अब मैं बोलूँगा, मैं चिल्ला के बोलूँगा, मेरा भाई लान वांग जी डांस में इतना अच्छा है कि वो डांस टीचर बनने के लायक है। वांग जी हंसने लग जाता है। आप भी ना, पर शायद पिताजी को अच्छा नहीं लगा। लैन सिचन कहता है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। पिताजी, उनको बस मार पीट ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो राजा है ना। पर तुम हो भाई, किसी के लिए अपने आप को चेंज मत करो। ठीक है, तुम पिताजी का हर बात मानते हो, पर अपने आप को बदलो मत, किसी के लिए भी। हमेशा ये याद रखना, मैं हूँ यहाँ, तुम्हारा गग्गा भी जिंदा है। अच्छा सुन, चलो और एक जश्न देते हैं, क्योंकि अभी भी मेरे दोस्त लोग वही हैं, तो चलो चलते हैं, मार्केट चलते हैं और उस चीज़ का भी जश्न मनाएंगे। तुम इतना अच्छा डांस कर लेते हो। वांग जी कहते हैं, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे भी थोड़ा आराम करना है भाई, मैं थक गया हूँ, मेरा थोड़ा पैर दर्द कर रहा है। लैन सिचन समझता और कहते हैं, हाँ तुम इतना डांस किया ना, ठीक है, मैं दबा दूँ तुम्हारा पैर? वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता, कहते हैं, नहीं भाई, आज नहीं, आज तो आपका जन्मदिन है, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, आप अभी जाइए, अपने दोस्त लोग के पास जाइए। वैसे भी मुझे याद है, जब भी मैं अपसेट होता हूँ आप मेरा पैर दबाते, पर मैं अभी अपसेट नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ भाई, आप जा सकते हैं। वांग जी का बात सुन के उसका भाई स्माइल करता और कहता है, तब ठीक है, मैं आता हूँ, हाँ, अपना ध्यान रखना, सो जाना। और पिताजी का बात
दिल पे मत लगाओ, वो तुमसे प्यार करते हैं। वांगजी अपना सर हिलाकर कहते हैं जब फाइनली लांसीचन चला जाता है तो वांगजी खिड़की की तरफ देख ही रहा था। बहुत देर हो जाता है और खिड़की की तरफ ही देख रहा था तो अचानक से उसकी एक फ्लूट का आवाज़ आता है। उसी के ही रूफ में कोई बांसुरी बजा रहा था इतनी रात में। कौन था? वांगजी थोड़ा सा झुकता है, उसको दिख नहीं रहा था क्योंकि वो पेड़ का छाव पड़ रहा था, इसलिए वांगजी धीरे से अपना दरवाज़ा खोलता है और अपने कक्ष से बाहर जाता है। जब वो कोर्टयार्ड की तरफ जाता है तो उसको जब वो घूमता है अपने पूरा उसका कक्ष देखने के लिए तो वो देखता है रूफ टॉप में एक लड़का, वही लड़का वी इंग, उसका भाई का दोस्त। वो रूफ टॉप में क्या कर रहा है? बैठ के वो बांसुरी बजा रहा है। तो यहीं पे हमारी सेकंड पार्ट एंड होती है। तो बताइए आप लोग को ये स्टोरी कैसी लग रही है और शायद मेरी एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को अच्छी लगे, जैसे कि आप लोग को दूसरे कोई अगर यूट्यूबर्स का एक्सप्लेनेशन सुनने में लगती है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोग के चेहरे पे एक स्माइल ला सकूं और आप लोग को फील करा सकूं स्टोरी के साथ, स्टोरी लाइन के साथ। तो अभी के लिए स्टे विथ मी विद वांगशन तुसी। ओके गाइज, आई विल बी बैक सून, बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेके।